अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर जितनी भी बात की जाए कम है, मगर ऐसे हालात व वाक़यात पैदा होते रहते हैं कि हमें मुसलसल उसे अंडर डिस्कशन रखना पड़ता है। अब जो पॉलिसीज़ नज़र आती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कभी मुजाहिरों की जानिब जा रही होती हैं, कभी वो कहते हैं हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, कभी कहते हैं कि जी हम असम्बलियों में ही बैठेंगे। तो कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रही होती हैं पॉलिसीज़। एहतजाज भी साथ साथ चलते रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्की एहतजाज का ऐलान भी किया था। 5 अगस्त को एहतजाज हुआ भी, लेकिन PTI की पॉलिसी और सियासी हिकमत अमली पर भी बड़े सवालात उठते रहे हैं। पार्टी की जानिब से बार बार एहतजाज की कॉल्स तो दी जाती हैं, जैसे कि 5 अगस्त को कॉल भी दी गई और एहतजाज हुआ भी, मगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसका असर या इम्पैक्ट पड़ा क्या वाकई एहतजाज हुकूमत पर कोई सियासी दबाव डाल सका, या फिर ये भी महज एक अलामती कार्रवाई बनकर रह गया। और कि क्या इम्पैक्ट ना होने का मतलब यह है कि क्या ये क़यादत की नाक़िस मनसूबाबंदी है, या फिर अवामी एतमाद में कुछ कमी भी वाक़ई हो रही है। इसी दौरान पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी खुलकर सामने आते रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला समेत 12 अरकान असम्बली की जो बुनियादी रुकनीत है उसका ख़ात्मा कर दिया गया, जो कि इस बात का सबूत है कि पार्टी की सफ़ों में इत्तेहाद कायम नहीं रहा है। और क्यों नहीं रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जो जमात अपनी सफ़ों में नज़्म व ज़ब्त बरकरार नहीं रख सकती और वो अवामी ताकत को भी किस तरीके से एक मुनज़्ज़म सियासी तहरीक में ढाल सकती है, क्या उसमें ये पोटेंशियल है भी कि नहीं, इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़रों ने, नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र लाली साहब और PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर सामने आई, GB के अंदर अभी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर पार्टी रुकनीत मुअत्तल हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ सिग्निफाई करती है पार्टी के अंदर जो एक लीडरशिप का बहरान नज़र आता है, जो एतमाद का बहरान नज़र आता है, क्या इसकी तरफ इशारा है? पहली दफ़ा तो नहीं होगा ना ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना है किसी पार्टी में। उसी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है जिसकी के कोई जान होती है और उसको पता लगता है कि अगले इलेक्शन में शायद ये अच्छी कारकर्दगी करेंगे। जहाँ तक PTI की बात है तो उसमें एक तिकोन सी नज़र आती है। अगर आप पिछले 2 साल को देखें ना, मसलन एक तरफ आपको यानी खान उस तिकोन के अंदर हैं, लेकिन एक तरफ आपको जो बाहर रहनुमा है वो नज़र आते हैं जी, जो कि खान के बच्चों को पाकिस्तान भी नहीं ला सके। खान को रिहा कराना तो दूर की बात है। तिकोन के दूसरी तरफ जो हैं वो बुशरा बीबी हैं, जिन्होंने कि वो नवंबर वाला आपको याद होगा कि उसकी लीड किया उन्होंने और उसके बाद जो हुआ और वो चली गई। और तीसरी तरफ जो है वो अभी ये हाल ही में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जो कि मुंतज हुई, जो कि ख़त्म हुई इस बात पे कि 2 ख़वातीन जो हैं वो उन यानी मुबैना तौर पे पकड़ ली गई हैं कि उन्होंने जो है वो अंडा फेंका और उनके चेहरे पे लगा। तो इस तिकोन को जब आप देखते हैं तो सेंटर में तो आपको खान नज़र आता है, लेकिन ये 3 अतराफ़ जो बाकी की हैं उसमें लगा हुआ है, यूँ समझिए कि तगोदो हो रही है, कशमकश है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। मिसाल के तौर पे जो रहनुमा है मुल्क यानी जेल से बाहर, वो कहते हैं जी अलीमा खान जो हैं वो ठीक है, हम शीरा हैं, हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन सियासत से दूर रहें। भाई वो सियासत से क्यों दूर रहें? आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? और अगर आपकी कारकर्दगी को देखा जाए जो 2 साल में है, आप अभी तक कर क्या सके हैं? फिर उसमें कुछ यानी अंदर खाते में कुछ और लोग भी हैं। मिसाल के तौर पे ज़ैन कुरैशी साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, इतने लोगों को 10-10 साल की सज़ाएं हो रही हैं, लेकिन ये 2 जो हैं वो साफ़ सुथरे पानी में से जो ऐसे लगा जिस तरह किसी ने उस पानी पे पुल बना दिया है और सिर्फ इन दोनों के लिए। देखिए, जहाँ तक खान की बात है, खान डटा हुआ है और वो अपनी बात पे डटा हुआ है। ठीक है, उसकी तरफ से कभी कभी ऐसे बयान आते हैं जिनमें लगता है कि पता नहीं अभी शायद वो डील हो रही है, अभी शायद ढील मिलने वाली है, लेकिन ये बात तय है कि वो डटा हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में या तो एक सियासतदान समझदार होता है, मिसाल के तौर पे मेरे फेवरेट जो वज़ीर आज़म हैं इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब, समझदार यानी कमाल की समझदारी, तो ये हुई पहली आपकी, और इसमें बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे। दूसरे होते हैं जो बहादुर होते हैं, जिस तरह के खान है, लेकिन एक तीसरी भी होती है चीज़ कि कुछ लोग, कुछ सियासतदान या ब्यूरोक्रेसी में भी मैंने देखा है,
वो बड़ी समझदारी से बहादुर होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बयान आ जाता है कि जी हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे, बहादुरी दिखाई जाती है, और थोड़ी देर के बाद ही जो है आपको पता लगता है कि वो जो ईंट से ईंट बजनी थी वो पता नहीं कब बजनी थी, लेकिन इस वक्त जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है वो हमारे पास है। तो ये तीन किस्म के लोग हैं, बहादुर हैं, समझदार हैं और कुछ समझदारी से बहादुर हैं। हाँ। मुझसे अगर आप पूछेंगी, वैसे तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ही लें तो खान को जो है वो इस वक्त सिर्फ बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। उसने देख लिया 2 साल रह के बाहर के जो है ना रहनुमा उसके उन्हीं में फूट पड़ी हुई है, और उनको ये कि अब ये होगा, अब हमारी फोटो ऑप्स होगी, तस्वीर आएगी, ये वो, और हमारा बयान जो है बहुत सारे स्पोक्स पर्सन रख लिए, कुछ नहीं बना। हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, दरवाजे खटखटाने हैं, वगैरह वगैरह, सारा कुछ हो चुका। तो बहादुरी से तो वो मेरा नहीं ख्याल कि जेल बात से नहीं बन पा रही, और जब तक वो जेल से नहीं निकलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सारे की सारी सियासत जो है, सारी की सारी सियासत पीटीआई की जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, और जो ही वो बाहर निकलेंगे, जब भी निकलेंगे, उस वक्त थोड़ा सा जो है ना वो चानन नजर आएगा, रोशनी होगी, थोड़ा पता लगेगा कि मुल्क की सियासत में जो गैर यकीनी है अब उसका रुख कहाँ पे जा रहा है। अब उसके लिए सिर्फ बहादुरी नहीं चाहिए, मेरे अपने ज़ाती ख्याल में उन्हें इस वक्त जो है वो समझदारी से बहादुर होने की ज़रूरत है। समझदारी से बहादुर होने की ज़रूरत है। ज़फ़र लाली साहब, खान साहब ठीक है बहादुर हों या ज़हीन हों, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो उनके इर्द गिर्द सर्कमस्टांसेस हैं या जो लोग हैं, अब एक तरफ तो पार्टी के अंदर रिफ्ट्स हैं, ठीक है, अब एक फैमिली के अंदर भी टसल शुरू हो गई है। अलीमा खान की बात करें, बुशरा बीबी ब्लॉक अलग है, अलीमा खान ब्लॉक अलग है। तो ये सारे मसाइल में अगर पार्टी घिरी रहेगी, खान साहब घिरे रहेंगे, तो पीटीआई का तो मुस्तकबिल बहुत ही इनसिक्योर नज़र आता है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये 2-3 और सवाल इससे उठते हैं। देखिए, पहली बात तो सीधी सादी, इस पार्टी की हालत क्या है सबको दिलचस्पी है, इसलिए इट इज द लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान। तो ज़्यादा सब लोग इंटरेस्टेड है। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ है छोटा सा एरिया है, मगर फिर भी वो इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि एक बड़ी पार्टी और पॉपुलर पार्टी के साथ क्या हो रहा है। अब ये जो फैसला उन्होंने कहा है कि वो जो पार्टी हेड को जो है वो निकाल दें गिलगिट में, और 10 और MPAs जो हैं उनको भी, आप मैं तो कमाल है। ये किसने सिलेक्ट किया इनको? आपने किया ना। पार्टी हेड को तो आपने देखभाल करके सिलेक्ट किया होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने ना सिर्फ पार्टी हेड मगर 10 और लोग, वो दे हैव गॉन रोग, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, या उन्होंने ऐसी हरकतें की है कि इट सजेस्ट दैट दे हैव गॉन रोग। उसका मतलब ये है एक्टिंग अगेंस्ट पार्टी इंटरेस्ट, पार्टी रूल्स, पार्टी डिसिप्लिन। तो ये कैसे आपने उनको सिलेक्ट किया? तो एक तो आपकी जजमेंट जो है लगता है कि इट्स अ वेरी पुअर जजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि ये किस तरीके से इन पार्टीज चल रही हैं। खुदा करे सब पार्टीज ऐसे ना चले कि जो पंजाब में है, जो इधर है उधर है। ये गिलगित बल्तिस्तान का है, छोटा इलाका है, बट डजंट मैटर, इट शोज कि आपका जजमेंट अच्छा नहीं था। दूसरी चीज ये है कि अब सोचना चाहिए कि अब क्या होगा। भाई, डेमोक्रेसी का क्या रिक्वायरमेंट है? इमीडिएटली नया इलेक्शन का रिक्वायरमेंट है ऐसे जगह पे जिधर पार्टी सेंट्रल लीडरशिप ने दूसरे लोगों को डिसअवाउ कर दिया है। भाई, इन्होंने तो पार्टी मैनिफेस्टो पे इलेक्ट हुए हैं, पार्टी मैनिफेस्टो पढ़ के लोगों ने इनको वोट दिया है। अब दीज पीपल हैव गॉन रोग, तो नया इलेक्शंस इमीडिएटली होना चाहिए। और वन होप्स कि ये जो पब्लिक, ये जो पब्लिक कमीशन है, क्या है, क्या इलेक्टोरल कमीशन है, वो ये कहेगा, ऐसा नहीं कि वो कहे नहीं यही गवर्नमेंट चले। इसलिए ये गवर्नमेंट इज नॉट व्हाट इज द गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड। तीसरी, फाइनली मैं समझ सकता हूं कि यार ये जो फिर से ऐसा ना हो कि आप अगर फिर इलेक्शन जब आए और आपने लोगों को लाए, फिर से वो ऐसा ना हो जाए।
तो मेरा अपना ख्याल है कि ये पार्टी लीडरशिप को भी एक सबक है, वोटर को भी एक सबक है, और जितना जल्दी ये लोग एक नया लीडरशिप और एक नई पार्टी कैंडिडेटशिप बनाती है उतना बेहतर। और पाकिस्तान और डेमोक्रेसी के लिए मेरा अपना ख्याल है कि ये लोग गिलगित बल्तिस्तान में जो हैं, दे कैन नॉट कंटिन्यू इन ऑफिस। दे हैव, उन्होंने खुद बता दिया है कि हम पार्टी को छोड़ दिए हैं, जो पार्टी इलेक्ट हुई थी। इट कांट गो ऑन लाइक दिस, इट हैज टू हैव न्यू इलेक्शंस। अमीर साहब, हिलाली साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया, मैं चाहती हूँ इस पर आप भी अपना ओपिनियन दें कि अगर आपके पार्टी के, आप जो आपने खुद सेलेक्ट किए हैं, उनको वोट दिलवाया आपने लोगों से, वो दे आर गोइंग रोग, तो फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया पर एक तो सवालात उठते हैं। फिर दूसरा ये कि जिन लोगों के सरों पर उन लोगों को मुसल्लत किया गया, फिर तो उन लोगों को भी अकाउंटेबिलिटी चाहिए ना उन लोगों की, कि भाई हमने इनको वोट दे के बिठाया और ये तो आप ही से बागी निकले, तो फिर कौन कसूरवार है? एक जब वो PMLQ होती थी जी, तो ये जो 7-8 लोग थे सदन पंजाब के, बल्कि आज ही मैं बात कर रहा था चौधरी शुजात को, मुझे वो पेपर्स दें कि जो ये साइन करके गए थे कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और उसके बाद हम PMLQ में आ जाएंगे। बड़े बड़े नाम थे उसमें, 8 नाम थे। तो मैंने कहा चौधरी साहब आज मुझे दें ताकि मैं टीवी पे बताऊं ये जो आज सवाल उठ रहे हैं ये क्यों उठ रहे हैं। आप लड़ते हैं किसी की सीट पे और जाके बैठ जाते हैं किसी और की सीट पे, आप क्या कर रहे हैं? पार्टी को तो धोखा दे दिया, आप आवाम को धोखा सही बात है, सही बात। तो बात आती है यहाँ हम लोटे हैं, और ये जो लोटे हैं इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। एब्सोल्युटली। बल्कि मैंने सबसे पहले, अगर नवाज शरीफ साहब सुन रहे हैं या बेनज़ीर तो बेचारी चले गई, मेरा पहला सवाल था कि चार्टर डेमोक्रेसी के बाद क्या आप उन लोगों को लेंगे कि जो लोग आपको छोड़ के चले गए? तो नवाज बेनज़ीर ने कहा हम देखेंगे, और नवाज शरीफ ने कहा नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन इज कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, कैरेक्टर कोई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई नहीं है। आज जो इमरान के साथ उसके नाम पे खड़े हुए हैं, जो कि फ्यूज्ड, डिफंक्ट एंड आउट ऑफ पेट्रोल, जो जिनको हम लीडर्स कहते हैं, अब वो खड़े होते हैं और कहीं और चले जाएं, यू रियली थिंक उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है? 0-0। मैं तो आवाम को कहूँगा ऐसे लोगों को, वेदर जो मुस्लिम लीग को छोड़ के गए, आप देखें उनका क्या हुआ। सही बात है। द क्वेश्चन इज कि जब आप जेल में होते हैं या बाहर होते हैं, आपके डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। नवाज शरीफ जब एग्जाइल में गए थे, मुस्लिम लीग चेंज हो गई थी, मुस्लिम लीग के फैक्शंस बन गए थे, PMLQ बन गया था, और उसके बाद ऑब्वियसली वो फिर उसको किंग्स पार्टी कहते थे, वो जीत गई थी इलेक्शंस। यहाँ जो इस वक्त जो सिचुएशन है, बिल्कुल सही बात है, इमरान खान एक बड़ा पॉपुलर लीडर है, और जो कहते हैं कि इत्तेहाद नहीं है, बिल्कुल इसमें इत्तेहाद है, और मैं समझता हूँ इमरान जेल के अंदर ज़्यादा तकड़ा होगा। अच्छा, वो जेल के बाहर आ गया, इमरान 0-0 है। मैं आपको बता रहा हूँ 0-0 है। अगर वो जेल से बाहर आता है, उसने 2 साल प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। मैं अवाम में, हम तो सुनते हैं लोगों की बात, अवाम में जाता, ये तो भागा नहीं है, ये तो अस्पताल भी नहीं गया, ये तो मुल्क छोड़ के नहीं चला गया, ये तो यहीं बैठा हुआ 2 साल। कहता है बाकी लीडरों के एग्जांपल देते हैं, कोई बीमार हो जाता है, कुधर जाता है, कुधर जाता है। उनकी पॉलिसी से ज्यादा उनका कैरेक्टर पॉलिटिसाइज होता है। ये अवाम ये सुनती है, ये देखती है। देखो ना, हम तो ऑब्जर्व करते हैं, तो जब वो देखती है तो उनके अंदर एक वलवला और उठता है, सपोर्ट होती है। हालांकि यार देखो इमरान ने क्या गिदड़ सिंह किया यार, एग्जैक्टली, पॉलिसीज लेवल पे तो कुछ नजर नहीं आता ना खास। तो जो इस चीज के अंदर हमने उसको ऑब्जर्व करना है कि इस सिचुएशन को हम कैसे नेगेट करें, कैसे इसको इसको एक पॉजिटिव रूट पे लेके आए। पॉजिटिव रूट एक ही है, मैं समझता हूँ, अगर तो हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, इलेक्शंस कॉल कर दें, स्नैप इलेक्शंस कर दें। अच्छा, आज एक बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, नहीं जी ये नहीं होगा। मैं कहा जी आप बताएं क्यों नहीं होगा? क्या ये दुनिया में आज तक कोई परमानेंट रहा है? सही बात है। बड़े बड़े कहते थे ना, वो हिटलर भी रैख ऑफ 1000 years, किधर गया भाई? और ये बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, मैं आया हूं तो मेरे बाद कोई नहीं। ये जिंदगी परमानेंट है ही नहीं है, सिचुएशन परमानेंट है ही नहीं है, ना हुई है, ना होगी, ना आगे जाएगी। सो द क्वेश्चन हियर राइजेस कि आप करेंगे क्या? अब इसका एक ही तरीका है, स्नैप इलेक्शंस आप कॉल करें, स्नैप इलेक्शंस सबको बिठाएं, जो जीतता है और एक MOU साइन करवा लें कि भाई हम एक्सेप्ट करेंगे कि जैसे इलेक्शंस हैं। क्यों 1970 से लेकर आज 2025
यही चीज़ चलती रही है। तो अगर हमने इसी चीज़ को आगे चलाना है तो फिर डिबेट भी आपकी यही है, डिस्कशन भी यही है, और ब्लेम गेम भी यही होगी। सो हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग दिस सिंपली कैन नॉट कंटिन्यू। अब वो बात एक आपने एक शुरू की थी अंडे की, जी, प्रेसिडेंट बुश ने तो जूते से शुरू कर दी थी, लेकिन अब अंडे पे अब बात आ गई है। मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह को मैं क्रेडिट देता हूँ एज अ सिटिंग गवर्नमेंट ऑफिसर कि उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है। ये किसी चीज़ पे नहीं होनी चाहिए, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट, ऑपोजिशन और एनीबॉडी। हमें इज्जत रखनी है हर एक की, और अगर हमने यही बदतमीजी दिखानी है कोई भी हो, आई थिंक इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा नज़मुल साकिब साहब, ज़ाहिर है हम एक तो इस पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम जीबी की बात करते हैं और अंडों की आपने बात की, तो हम गंदे अंडों की जब बात करते हैं पार्टी के अंदर, एक पार्टी पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है नज़मुल साकिब साहब कि वो एक क्रेडिबल बंदा खड़ा करे। लेकिन पीटीआई ने जब इलेक्शन भी लड़ा, जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुए, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम किसी खंबे को भी खड़ा कर देंगे ना तो उन्हें वोट मिल जाएगा। क्या ये बात सूट करती है एक पार्टी को कि आप कोई मेरिट नहीं देख रहे, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देख रहे, एंड यू आर जस्ट थ्रोइंग मैन इन योर पार्टी के बस जिसको भी खड़ा करेंगे वो हो जाएगा? कहाँ से लाएं वो वाले लोग जो कि आपके साथ खड़े हों, और ये जो 100% लॉयल्टी जिसको हम बोलते हैं ना पाकिस्तान में, ये नहीं है भाई। 100% लॉयल्टी क्या चीज़ होती है? कौन किसके साथ है? आजकल तो भाई भाइयों के पीछे पड़े हुए हैं, आजकल तो वालिदैन को कोई नहीं पूछ रहा ठीक तरह से, 100% उनके साथ लॉयल नहीं है। और आपने अगर सियासत करनी है तो उसमें ये खिड़की खुली रखनी है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो आपने खंभों की है, ठीक है, खंबे खड़े किए आपने और वो जीत गए, लेकिन वो रहे तो खंबे ही ना। मुझे ये बताइए, ये तो शुरू से ही एब इनिशियो जो है ये हिसाब किताब ही गलत है कि हम खंबे खड़े कर देंगे। आपने खंबे खड़े कर दिए, अब खंबे तो वो करेंगे जो खंबे करते हैं। अब गिला किस चीज से है? और खान साहब के साथ ये पहली दफा हुआ है, या फॉर दैट मैटर क्या नवाज शरीफ साहब के साथ लोग छोड़ के नहीं गए? क्या जरदारी साहब को, क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद को यानी छोड़ के नहीं गए थे लोग? क्या ज़ियाउल हक को छोड़ के नहीं गए लोग? आप मुझे बताएं कौन से ऐसे थे हमारे रहनुमा और लीडर सियासी, या ये जो आए हमारे यानी फौज की तरफ से आए और उन्होंने आके हुकूमत की? जनरल मुशर्रफ को देख लीजिए, किसी एक का नाम ले, उनके साथ जो थे वो थोड़ी देर बाद उन्होंने कश्तियां बदली कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपका कौमी मिजाज है, इस पे गिला किस चीज का? एक बात सिर्फ करूंगा इस वक्त की आखिरी, हिलाली साहब ने भी इलेक्शंस की बात की है, मीर साहब ने भी कहा है कि जी इलेक्शन होने चाहिए। मैं उसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ ऐड करूंगा, अगर तो इलेक्शन उस तरह के होने हैं जिस तरह के फरवरी में हुए थे, तो मेरा ख्याल है रहने ही दो, मेरा ख्याल है रहने ही दें। आप अन्य अगर इलेक्शन कराने हैं ना तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाइए, उसके बाद देखिए आपकी आवाम असल में क्या चाहती है। और अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि आपकी आवाम क्या चाहती है, वो किसको मानती है और किसको नहीं मानती, तो एक मरतबा ही सही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा के देख लीजिए। हिलाली साहब, कहने को ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन क्या इस डेमोक्रेटिक स्टेट को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आवाम क्या चाहती है? मेरे ख्याल में कि देखिए, हम लोग थोड़े से ये इलेक्ट्रेट भी ऐसी होनी चाहिए जो निकल सके, जिसमें इतनी बहादुरी हो और इतनी पढ़ी लिखी हो कि उनको कुछ कर सके। अब तक हमारे मुल्क में ना इलेक्ट्रेट वैसा है और ना फ्रैंकली क्या ना पॉलिटिशियंस है, दैट वी कैन से विदाउट एनी डाउट कि वो भी दे डोंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रेट। तो जब तक एक इलेक्ट्रेट भी ठीक हो और पॉलिटिशियन ना ठीक हो, आई एम अफ्रेड कोई ना कोई तो स्लिप अप होगा। बस यही हम कह सकते हैं कि फेयर इलेक्शंस हों। बिल्कुल सही कहा आवाज़, बिल्कुल फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और आप देखेंगे, अगर आप अबाइड करते हैं फेयर इलेक्शंस के रिजल्ट से, आप उसको फोर्सिबली या फ्रॉडुलेंटली बदलते नहीं हैं, तो आवाम भी समझने लग जाएगी कि उनके वोट में कोई ये ग्रेविटास है कि वाकई उनको सोचना चाहिए किसको वोट देंगे। इसलिए जो वो आएगा वो वाकई पाकिस्तान को रूल करेगा अपनी पूरी मुद्दत के लिए, और उसके बाद फिर उनको वोट का एक मौका मिलेगा। मगर अगर आप समझते हैं
कि ये वोट जो है तो इस तरीके से नहीं चलेगा। मीर साहब, क्या कोई पूछ रहा है कि आवाम क्या चाहती है और क्या आवाम को खुद पता है कि वो क्या चाहती है? वोट आपका ईमानदारी का वोट है, आपका वोट है एक कलमे का वोट है जो आप किसी को दोगे क्योंकि उसने आपकी खिदमत करनी है। अगर वो आपसे खरीद के वोट लेगा, आप सोचें वो आगे जाके क्या करेगा, वो तो आपको मिलेगा भी नहीं यार। आपसे बात नहीं करेगा, आपके काम नहीं करेगा, उसने तो आपको पैसे दे दिए, आपका एक दिन की रोटी चल गई है। देखो, जब तक हमारा वोटर ईमानदार नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। ईमानदारी से वोट दो और जिस मर्जी को दो, इट डजंट मैटर ABC पार्टी, जिस मर्जी को दो, ईमानदारी का वोट दो, आप आगे चलो। और जब कहते हैं ना कि लोग पीछे नहीं आते, मुझे तो अभी तक अच्छी तरह याद है, नवाज शरीफ बड़ा बताया करते थे कि ये लोग कहते थे नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो नवाज शरीफ ने कदम बढ़ाया, कहता है मैं कदम बढ़ाया तो पीछे देखा बंदा ही कोई नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, ये सब आते हैं। भुट्टो साहब का मैं आपको बताता हूँ, ब्रिगेडियर राहत लतीफ़ वॉज द ऑफिसर जो कि भुट्टो साहब को जेल से लेके कोर्ट में लेके जाते थे। अच्छा। एक एस्कॉर्ट गाड़ी होती थी। तो मैंने पूछा जी फिर क्या? कहता है जी हम एक रखते थे, हम देख रहे थे कि लोगों का रवैया क्या होगा। कहता है हम माल रोड से पिंडी में जाते थे, एक बंदा नहीं निकला। अब मुझे बताओ, एक गाड़ी उसको जा रही है। तो ये सही कहा नजम साहब ने, हिलारी साहब, वो पीछे कोई नहीं आता, पीछे कोई नहीं आता, ये सब अकेले होते हैं। हम एक मजाक हमने इस मुल्क का बनाया हुआ है, हम इस मुल्क को सीरियसली लेते नहीं हैं। आज हम फ्लड पे रो रहे हैं, कल बिजली पे रोएंगे, पर बाद में सब्जियों पे रोएंगे, महंगाई पे रोना, हम महंगाई पे रोएंगे। तो वेरी डिप्रेसिंग। चलिए जी, डिस्कशन का सिलसिला जारी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात नाजरीन हमेशा ही दुनिया की बड़ी सियासत का महवर रहे हैं, मगर हालिया दिनों में हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने एक नई बहस को जन्म दिया। पहले ट्रंप ने ये शिकवा किया कि गोया अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है, फिर अगले ही दिन यू टर्न लिया और दोस्ती और खुसूसी ताल्लुकात की बात कर डाली। तो सवाल ये कि आखिर ये अचानक यू टर्न क्यों? क्या ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बचाने की कोशिश है या फिर अमरीकी तिजारती पॉलिसी और आलमी स्ट्रैटेजिक मफादात ने ट्रंप को मजबूर किया है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बयानात अमरीका के साथ मुस्बत ताल्लुकात को उजागर कर रहे हैं, मगर चीन और रूस के साथ ज़ाहिर एक बढ़ती क़ुर्बत भी हमें नज़र आ रही है जो कि एक नई सिफारती बिसात बिछा रही है। तो ज़फ़र हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इस अचानक यू टर्न की? क्योंकि अभी हमने देखा कि काफ़ी टेंशन्स थी USA और इंडिया के दरमियान ट्रेड को लेकर। रामीन, यू टर्न तो हुआ नहीं है। वो कहता है मैं इसके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा चम है, मगर बात असल है कि यू टर्न तो नहीं हुआ है ना। इसने क्या कहा था ट्रंप ने कहा था कि इंडिया के टैक्सेस हमारे माल पे इतने हैवी हैं और इतने हाई हैं, इतने ऊंचे हैं कि रिडिकुलस है, और हम ऐसा नहीं ट्रेड रखेंगे हिंदुस्तान के साथ। हमारे पे अगर 100% लगाते हैं, हम भी उन पे 100% लगाते हैं। रशियन ऑयल का भी इशू था। एक तो वो था, एक वजह था। नहीं, दूसरा वजह ये था कि उन्होंने कहा कि जब अमेरिका चाहता है अमेरिका को इंडिया को कुछ चीज बेचे, कोई नया प्रोडक्ट आए, ऐसे ऑब्स्टिकल्स एंड बैरियर्स उनके लॉज में हैं कि हम पहुंच नहीं सकते उधर। तो हमारा तो ऐसे कोई बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स नहीं है। तो ये, और तीसरा उसने कहा था कि हम सैंक्शंस लगाते हैं एक मुल्क पे और हिंदुस्तान उनसे कोई खास नहीं खरीदता था, हम सैंक्शंस लगाते हैं मुल्क में। क्यों? कि हम नहीं चाहते हैं कि रूस जाके यूक्रेन में लोगों को मारो और 4 लाख लोग तो उधर मर गए हैं, हम ये वॉर को खत्म करना चाहते हैं। मगर इंडिया क्या करता है, वो अपनी कीमत रूस कम कर देती है। मोदी साहब फट करके पहुंच गए, खूब खरीद रहे उनसे, और वो पैसे जो हैं दैट इज फंडिंग द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए तुम हमारे दोस्त हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, कितने तुम ग्रुपिंग्स में हमारे साथ हो, ये जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग, स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग में, तो मेहरबानी से ना करो। उसने जब वो देखा कि सस्ता तेल मिल रहा है तो उसने वही काम किया जो बनिया करता है, तो उसने जाके तेल खरीद लिया
और अब जब हमारे लोग पूछते हैं कि ये हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती का फायदा क्या है, जब वो पूरे रूस का वॉर फंड कर रहा है अगेंस्ट द यूक्रेन, तो लिहाजा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो कर दिया उसने। ठीक है। अब देखिए बात असल है, दिस इज द रीजन जो उन्होंने किया था, जो ट्रंप ने किया था। मूडी साहब जो हैं उनको फौरन पता चल गया है। एक तो इसने वो पाकिस्तान इंडिया का वो पाकिस्तान करते रहा, ब्रिलियंट पीपल, ब्रिलियंट ये वो, मैं उससे और इनको पीस ट्रीक दो और हमने सीज फायर हमने माना, ये मैं बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये मैं अगर मान गया तो मैं कभी इलेक्ट ही नहीं होऊंगा इंडिया में। तो उसने कहा कि ये सब मैं नहीं मानता। मूडी का ख्याल, सॉरी ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर मूडी, इसको ट्रंप को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ, दैट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली। तो ये उसको शायद ही डिड नॉट थिंक इट, उसने ये भी नहीं सोचा कि ये वो मान जाएगा कुछ देर के लिए, बाद में हम बात करके सब चीज ठीक हो जाएंगे। मगर मूडी ने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उसको पता था इलेक्टोरली ही वुड बी फिनिश्ड इन इंडिया। अगर वो मान जाता तो पहले तो लोग कहते ये जो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम का जो तुम्हारा स्टांस है, जिससे तुम 20-15 साल से इंडिया पे हुकूमत कर रहे हैं, अब वो नहीं होगा, अब कोई नहीं मानेगा। एक दूसरा उन्होंने कहा कि ये इससे तुम लगता है ऐसा है कि तुम डर गए, तुम ये किस किस्म की दोस्ती है अमेरिका के साथ, जो अमेरिका हमारे पे लगाता है टैक्स, तुम मान जाते हो। तो ही सेड नो। और ट्रंप जो उसके बाद जो कहा है, अच्छा चलो मूडी फॉर द मोमेंट ही हैज लॉस्ट टू अस, चीन के साथ चले गया है और ये वो वापस वो आ जाएगा, चलो, इसलिए कि वो चाहता है, अमेरिकन खुद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या जरूरत थी तुम्हें इस किस्म का खेल खेलने, अमेरिका इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, नाउ यू मस्ट लीव द डोर ओपन सो दैट दे कैन कम बैक। तो शायद ये वजह है जो उसने कहता है मेरा चम था और मेरा दोस्त रहेगा। आई कैन ओनली एक्सप्लेन इट दैट वे। ठीक है। मीर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है, और ज़ाहिर है चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूएसए की नज़र में, तो क्या इस वजह से ये एक यू टर्न नज़र आ रहा है? आप समझते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा ही होना था? देखें, आप इसको अगेन बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। जब भी आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब भी कोई लीडर्स प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर एंटाइसिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, ये एक पॉलिटिकल फीलर होता है। ये एक फीलर होता है और इस स्टेटमेंट के बाद जब रिएक्शन होता है तो देन यू रिव्यू, पाकिस्तान में तो यू टर्न कहते हैं ना, अब देन यू रिव्यू कि भाई हमने ये कहा था, जवाब ये आया और अब हम इसको इस तरह टैकल करेंगे। ठीक है। आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका का प्रॉक्सी रहेगा। क्यों रहेगा? एक तो नंबर 1 जो आर्मामेंट है उसके पास सारे नेटो की है। जी ठीक है। नेटो को रन कौन करता है? अमेरिका रन करता है। क्या वो रशियन ब्लॉक में या चाइनीज ब्लॉक में जाके उनसे इक्विपमेंट लेगा? नेवर। उसको तो अब अपनी आर्मी पूरी ओवरऑल करनी पड़ेगी। फिर जो उसने एक्सपोर्ट्स इंडिया में किए हुए हैं कि उसके स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल दैट, वो क्या उनको वो बंद कर देंगे? फिर क्या करेंगे? वे विल इंडिया गो। फिर वाइस वर्सा, इंडिया की भी कई प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया ने रेंज रोवर खरीद लिया है, उसने जैगुआर ले लिया है, उसने और बड़े चीज़ें ले ली हैं जो कि बना रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। वो देख रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी कह दिया हाँ जी उसके तेल से तो फंड हो रहा है। यार रशिया के पास काफ़ी पैसा है, वो बाकियों को भी तेल देता है, ईरान को भी देता है, हर एक को देता है। तो बात ये है, हमारे साथ भी बात हुई थी, तो वो हर एक को करेगा। तो उनके पैसे से रशिया नहीं लड़ रहा है, ये यूक्रेन क्या इंडिया के पैसे से लड़ रहा है? नहीं, ये पॉलिटिकल गिमिक्री डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और ये जो टैरिफ्स के ऊपर अभी तो आई डोंट नो कि अब सुप्रीम कोर्ट में केस क्या हुआ, तो वो तो कह रहा है कि भाई अगर ये रिव्यू नहीं करेंगे अमेरिका गरीब हो जाएगा, तो उसको वो अपील करेगा, कोर्ट्स में जाएगा, आगे ये केस चलेगा। क्वेश्चन इज, इस वक्त अमेरिकन पब्लिक भी डिवाइड हो गई हुई है।
उसका डिवीजन एक आ गया हुआ है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक आइसोलेशन के अंदर लेके जा रहा है और बड़ा एब्रप्ट किस्म का। Yes. आप जाओ, जरूर जाओ, यू हैव टू लुक आफ्टर योर smooth transition कंट्री। करें। यस, आप एक ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर जाओ जिसके अंदर आप इतना आप आती है, आपने ऐसे कोई मेरे ख्याल को 200-300 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आपने कर दिए, आते ही कर दिए। Populist approach है नहीं ना जी, जरा। जो पुराने प्रेसिडेंट्स ने किए थे आते ही उन्होंने आपने उड़ा दिए। इमिग्रेशन पे आपने इतना सख्त स्टांस ले लिया, आपने दूसरे जो ये जो इलीगल्स हैं उसमें जी, बड़ा जी, ले लिया, जी। वॉल के ऊपर आप चले गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक मेरी नज़र में एक नेशनल पॉपुलैरिटी ज़रूर होगी इन सर्टन सेक्टर्स, लेकिन ओवरऑल अमेरिकन पॉपुलैरिटी नीचे है इस वक्त। एक आपके पास एक फ्रंट खुल गया है, ये कितना आगे तकड़ा होता है, कितना तकड़ा जाता है, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। तो जो 4-5 मुल्कों के नाम हमने कल भी लिए थे नजम साकिब साहब ने, ये कितने तकड़े खड़े रहते हैं, ये कितना बर्दाश्त कर लेंगे अमेरिका का प्रेशर, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। तो दिस इज, आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल गेट वेल नॉट अ क्लियर पिक्चर बट अ पिक्चर के किस तरफ जाने हैं। मैंने तो हमेशा अपने लीडर्स को कहा, जिसको भी अपने अंडे एक बास्केट में मत डालो, हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड फॉर अस। डिस्कशन का सिलसिला जारी, नाज़रीन, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सिचुएशन ये कि पाकिस्तान में जो बारिशें हुई हैं और तबाहकुन सैलाब आया, उसने जहां लाखों लोगों को बेघर किया है, वहीं खुराक की रसद और सप्लाई चेन को शदीद धचका पहुंचा है। पंजाब के ज़रूरी इलाके जो मुल्क की फूड बास्केट कहलाते हैं, पानी के नीचे हैं। चावल की बात करें, गन्ने की बात करें, तिल जैसी नकद और जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। किसान महीनों तक नई फसल काटने की पोजीशन में नहीं होंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट है, उसने ये खबरदार किया है कि ये सिर्फ ज़रूरी नुकसान नहीं है बल्कि एक कौमी बहरान है जिसे काबू में लाने के लिए ज़रूरी एमरजेंसी डिक्लेयर करना नागुज़ीर है। पंजाब की बात करें तो 60% चावल की फसल मुतासर हुई है, 35% कपास और 30% गन्ना तबाह हुआ है, जिसके बाद बराह रास्त महंगाई का तूफान सर उठा रहा है। इसका नतीजा यह है कि आलू, प्याज जैसी बुनियादी सब्जियों की रसद कम हो चुकी है, खाद की तरसील मुअत्तल हो चुकी है और कराची से पंजाब तक माल बर्दारी में कई दिनों की ताख़ीर है। तो ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हुकूमत पहले ही महंगाई के बोझ को काबू करने के लिए नई स्टीयरिंग कमेटी बना चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये इक़दामात वक्ती हैं या देर पा है। मीर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सैलाब के बाद एक खुराक की किल्लत आने वाली है और फ्लड रिलेटेड इन्फ्लेशन आने वाली है, ये एक वक्ती बहरान होगा या फिर ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखेगा, और क्या हुकूमत तैयार है इससे निपटने के लिए? मुझे याद आती है एक रिपोर्ट थी लेगाटम इंस्टीट्यूट की, मैं कई दफ़ा बताया है जी, जॉनथन पेरिस ने लिखी थी। वो पाकिस्तान के लिए कहता है कि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, वो कहते हैं पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट, इट विल ट्रंडल ऑन। वो चलता रहेगा, इस तरह ही धक्काशाही से चलता रहेगा, रिढ़ता रहेगा। हाँ, रिढ़ता रहेगा। क्या हम इस तरह ही चलाएंगे इस मुल्क को? देखो, हिंदुस्तान में भी ये नुकसान हुआ है, उनकी भी फसलें खराब हुई हैं, हर चीज़ हुआ है, लेकिन हम एज अ लोअर रैपेरियन हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमारे अंदर यहाँ जो बेईमानी और बेईमानी किसको अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा? एक गरीब आदमी को। सब्जियां आपकी बढ़ गई हैं, आपके जैसे आपने कहा कि काफ़ी क्रॉप्स उड़ गए हैं। उससे पहले भी आप रहीम यार खान में चले जाएं, मेरे पास चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान एसोसिएशन रहीम यार खान से आए थे, उन्होंने कहा जी कि रहीम यार खान के आगे चले जाएं, वार्ड आप पैर अंदर रखेंगे टुवर्ड्स द रिवर इंडस, आपका पैर अंदर चला जाएगा, इतनी वाटर लॉगिंग है, आप कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पंप्स लगाएं, पंप्स ख़राब पड़े हुए हैं। आज हम कह रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए, आप चले जाएं रहीम खान के बाहर, पंप जो लगाए ना वाटर पंप्स, वो पंप खराब हैं, बिजली इधर कोई नहीं है। हम बात करते हैं हमने ये करना है, क्या करना है यार? हम बातें बड़ी करते हैं। किसान जो है हमारा अपनी हिम्मत और मैं कहता हूँ अपने रेजिलियंस से वो काम करता है। हमें आज चाहिए पूरी फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसान को सब्सिडी दे, उसको सब्सिडाइज करे, उसको खड़ा करे पैर के ऊपर। वो गिर गया है, किसान गिर गया है, और इसी किसान ने हमें अनाज देना है, हमें हर चीज़ देनी है। तो अगर आज हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो कल आगे क्या होगा? फ्लड तो आगे भी आएंगे, आगे आने। अच्छा, बाय द वे, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगले साल का जो मॉनसून है इससे ज़्यादा आएगा, ये भी सुन लें। एक साल पहले बता रहे हैं, कुछ कर लो। क्या करोगे आप? को बात की है आपने? आज बड़ी अच्छी किसी ने बात की कि अगर रिजर्वॉयर्स बनाने हैं, हिंदुस्तान हम कहते हैं ना जी वेपनाइजेशन करता है पानी का,
हम बॉर्डर्स के ऊपर अपने रिजर्वायर्स बना दें यार, आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो होगा। क्यों नहीं हम कर सकते हैं ये? लेकिन उससे रिस्क भी तो बढ़ जाएगा ना बॉर्डर पर, अगर हम रिजर्वायर्स बना लेते हैं। कोई रिस्क नहीं है, वो उस एरिया के अंदर सिविलियन जा सकता है ना कोई जा सकता है। आप पानी इकट्ठा कर लो उधर। हमने पहले 65 की वॉर में BRB बनाई थी कि नहीं? रजाकारों ने बनाई थी वो। आज आप वहां अपने रिजर्वायर्स भी बॉर्डर्स पे बना सकते हैं। अच्छा। जो कि आपका पानी विद फिल्ट्रेशन प्लांट्स आप कर सकते हैं। हमारे पास बड़े आइडियाज हैं, हम आइडियाज के मास्टर्स हैं, बातें बड़ी करते हैं, कम कख नहीं करते। अच्छा नजमू साकिब साहब, ये जो बाकी मुल्कों में सैलाब आते हैं, बारिशें आती हैं, क्रॉप्स भी मुतासर होती होंगी, फूड शॉर्टेज भी होती होगी, वो लोग कैसे निपटते हैं? वो सारा कुछ करते हैं जो प्रैक्टिकली अमली तौर पे करना चाहिए, वो ज़राई इमरजेंसियां नाफज नहीं करते। अच्छा। ये क्या चीज़ है ज़राई इमरजेंसी नाफज कर दें? हाँ। आप एक बयान दे देंगे जी कि मुल्क में एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफज हो गई, उसके बाद करना क्या है? सही बात है। तो जो दूसरे ममालिक हैं ना, और उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अकेला मुल्क है, तीसरी दुनिया के 90% से ज्यादा जो आपके ममालिक हैं, चाहे वो अफ्रीका में हैं, साउथ अमेरिका में है या एशिया में है, हाँ। उसमें बस यही बयानबाजियां चलती हैं। जो दुनिया आगे बढ़ गई है, वो मुल्क जो आगे चले गए हैं, वो अमली तौर पे करते हैं। देखिए ये जो इस वक्त आपका यानी टॉपिक चल रहा है ना, उसमें हमने ये किया कि वजारत ख़जाना की जो फिगर्स आई हैं वो देखी, फिर ये PRAC जी ये चेयरमैन है यूनुस ढागा साहब, ये हमारी मदद को आते हैं जब भी हमें कोई फिगर वर्क की ज़रूरत होती है या सही सूरत में पता करना पड़ता है कि यार ये इन्फ्लेशन जो है ये जा कहाँ रही है और इस वक्त सूरत हाल क्या है। अच्छा। आज 7 सितंबर है, आज की सूरत हाल बता रहा हूँ। देखिए अगस्त 2024 में हमें बताया गया कि आपकी इन्फ्लेशन थी 9.6, तकरीबन 9.5%। ये अगस्त 2024 की बात है। आज यानी अगस्त 2025 की जो वजारत ख़जाना के मुताबिक 5% हुई है, यानी उधर से कम हुई है। लेकिन इस सैलाब की वजह से ये 7 से 8% तो आएगी इन्फ्लेशन, 9 और 10 भी हो सकती है। ये दोनों फिगर वर्क जो है ना, ये सारी रिपोर्टें पढ़ के यूनुस ढागा साहब से बात करके उसके बाद बता रहा हूं आपको। इन्फॉर्मेटिव। अब ये है अदादो शुमार का खेल। मार्क ट्वेन ने एक जगह कहा कि झूठ की 3 किस्में होती हैं। अच्छा। झूठ की 3 किस्में होती हैं, एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ, और तीसरा होता है अदादो शुमार। अब ये कि आपने बता दिया, टीवी पे आके बैठ के बता दिया किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के यानी जॉइंट सेक्रेटरी ने कि जी ये हो रहा है, असल में क्या हो रहा है, और जो असल में हो रहा है उसके लिए आपको बाजारों, सड़कों, गलियों में जाना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है अच्छा भी क्या, तो वो हमने किया। और हमारे सामने जो सूरत हाल आई वो बड़ी खौफनाक है। अभी तो सैलाब चल रहे हैं, अभी तो रावी, सतलज, चिनाब पे जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अभी तो तखमीना ही नहीं लगाया गया कि कितना नुकसान हो गया है। लेकिन महंगाई की सूरत हाल, आपका घी, आपके चावल, आपकी दालें, आपकी सब्जियां, आपके फल, जो गरीब आदमी का खास तौर पे मसला है। गरीब आदमी को वो जो जाता है ना जुमा बाजार टाइप जगहों पे और सस्ते दामों खरीदता है, उसकी बात कर रहा हूं। और वो एक तूफान है जिसमें मैं देख रहा हूं कि आइंदा आने वाले जो आपके 6-8 महीने कम से कम, अगर हुकूमत की तरफ से किसान का साथ ना दिया गया और डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो अपनी 4.5 करोड़ की गाड़ी से उतर के टमाटरों के भाव जो हैं वो मालूम करने की बजाय ये देखें कि उनके इलाके में क्या हो सकता है कि गरीब को जो है, वो जो सब्जी फरोश है, वो जो फल फरोश है, वो जो रेडी बान है, उसको किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि उनके तो 6-6, 7-7 बच्चे होते हैं, साथ में जो आपके गरीब हैं। लेकिन ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं हुकूमत वक्त से जी कि इस वक्त अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि जिनीवा में कॉन्फ्रेंस होगी, क्लाइमेट चेंज का फलाना हो जाएगा, हम इतने पैसे वहां से ले लेंगे सैलाब की, यानी सैलाब को बेच के, वो करते रहिए। लेकिन देखिएगा कि महंगाई का तूफान इस वक्त किस तरफ जा रहा है और इसकी सूरत हाल क्या होगी, गरीब आदमी का ख्याल कर लें। ठीक है हिलाली साहब, गरीब आदमी के लिए फूड इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में आ सके, आपको हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र आ रही है इस पर अभी तक? जीरो पॉलिसी। और एक बात पहले से मैं बता दूं कि कोई रिजर्वायर
ये जो BRB कनाल बना हुआ है, दिस इज एन एंटी टैंक डिच। ये इंडिया के टैंकों को रोकने के लिए रिजर्वायर नहीं है यार। अच्छा, दूसरी बात मैं जल्दी से आपको बता दूं, मेहरबानी से 2010, 12, 20, 22 और 25 में सम सॉर्ट ऑफ फ्लड्स हुए हैं। 22 और 25 में बेशक ज्यादा हुए हैं, मगर 10, 12, 20 में भी हुए हैं। तो आप मुझे मेहरबानी से बताएं कि कितनी वार्निंग आपको चाहिए कि फ्लड्स इस मुल्क में आएंगे। काफी है ना, 5 वार्निंग्स, 4 वार्निंग्स तो इसके पहले आ गए थे। अब दूसरी बात यह है, ग्रेन, गंदम किस चीज में दुनिया स्टोर करता है, खास तौर वो मुल्कों में जिधर कमी होती है, वो साइलोज में, वाटर प्रोटेक्टेड साइलोज। जिधर भी आप चले जाएं, कितने साइलोज बने हुए हैं इधर, किधर ग्रेन स्टोरेज हो रहा है? क्यों डर है लोगों को कि पानी अंदर घुस के ग्रेन को भी खत्म कर देगा? दूसरी बात, जब आपको पता है कि ये सब चीजों की जरूरत है, आप नहीं करते। मुझे आप बता दें तरकारी के बारे में, तरकारी बच नहीं सकता, ठीक है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, मगर एक इमरजेंसी फंड तो आप ले रख सकते हैं। एक टैक्स लगाएं, सुपर टैक्स, जुलाई में लगाएं, जून में लगाएं, आने के पहले, कि शायद हैवी रेन्स, शायद क्या अब तो पक्का हो गया है ना, क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे इससे ये बदतर होते जाएगा, इट वोंट इम्प्रूव। तो आप एक इमरजेंसी फंड रखें, एक तो मुल्कों को खड़ा करें और उनके साथ ये करें, और अगर हिंदुस्तान के साथ ट्रेड वो नहीं करते तो ना करें उसको, मगर अगर वो करते हैं तो अरेंज फॉर देम। हालांकि उनका एरिया जो आपके साथ है वो भी उतना ही फ्लडेड होता है। कहने की बात ये है, यू नो व्हाट यू नीड टू डू, करते क्यों नहीं है? ठीक है, इट्स क्रिमिनल निग्लेक्ट। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।